ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अभी 2024, 23, 22 में कोई क्वेश्चन रह गया है जो आपने ट्राई किया हो, आपसे नहीं हुआ तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम 2021 पे आएंगे, ठीक है। सो कोई डाउट है? नहीं तो 21 स्टार्ट करूँगा मैं। 2023, 24, 23 और 22, है ना। ये 3 पेपर का डिस्कशन हो गया, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन बचा हो जो आपने ट्राई किया हो, है ना। सो ट्राई करके आओ, फिर डाउट पूछो, ये है, जो आपसे नहीं हुआ हो। ये किस ईयर का है भाई अमन? 4360? यही 2022 का। इसमें क्रिटिकल रीजन एक्स बार माइनस म्यू नॉट बाई एक्स वाई रूट एन ग्रेटर देन टी एन माइनस वन कॉमा हाँ था, उसके बाद पी वैल्यू कैसे ओके, सो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि है ना, हमारे पास है वैसे डायरेक्ट। सो ओके, so x1, x2, x9 be the random sample from normal mu sigma square, जहाँ पे म्यू और सिग्मा का ना, म्यू रियल नंबर दिस। अब आपको एस स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। एस स्क्वायर की वैल्यू तो एक्स बार तो पता ही, एस स्क्वायर पता है, तो कहने का मतलब ये है कि एक्स बार की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज 9.8 है, एस स्क्वायर की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज 1.44 है। इफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एच नॉट, जो कि ये है, तो हम लोग क्रिटिकल रीजन तो जानते ही हैं। इसका क्रिटिकल रीजन जो हमने लिखा होगा क्लास में, ये वन साइडेड टेस्ट है। सो एक्स बार माइनस म्यू नॉट, साइज अल्फा टेस्ट लिख देता हूँ, है ना, या जैसे भी लिखना चाहे। सो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन, लेकिन यहाँ पे सिग्मा अननोन है, तो सिग्मा के बजाय एस यूज़ होगा, है ना। अगर सिग्मा अननोन होता तो सिग्मा यूज़ होता, यहाँ सिग्मा अननोन है तो एस यूज़ होगा। सो एस अपॉन रूट एन, दिस इज मोर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट के ले लो। तो ये क्रिटिकल रीजन अभी के लिए है, क्योंकि साइज़ की ज़रूरत नहीं है अभी, हमें तो पी वैल्यू निकालना है। तो पी वैल्यू का सिंपल जो फॉर्मूला होता है कि हमने लिखा होगा कि टी, है ना, पी वैल्यू का फॉर्मूला, जैसे मान लो कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आ रहा तो जाके जो सिलेबस में जो थ्योरी लिखाई गई है वो जाके देखना बनता है कि वहाँ पे पी वैल्यू का क्या फॉर्मूला क्लास में लिखाया गया था, उसको अप्लाई करो। और इवन ये क्वेश्चन क्लास में मैंने कराए होंगे, लेकिन पीछे जाके देखना नहीं है, बट एटलीस्ट तुम पी वैल्यू का तुम्हें फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो जाके वहाँ देखो ना कि पी वैल्यू क्लास में क्या लिखाया गया था, तो फॉर्मूला यूज़ कर लो। अब ये थोड़ी कि जो सर ने करा दिया पीछे जाकर देखना नहीं है, तो वहाँ भी लिखाए होंगे, तब नहीं हो तो तुम ट्राई करोगे, तुम कर उसके बाद क्या करे समझ नहीं आ रहा, तो तुम्हें पी वैल्यू जाके वो वीडियो देखो या वो नोट्स देखो जो हमने क्लास में पी वैल्यू के कराए होंगे। तो उसमें क्या था कि टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो ऑब्जर्व्ड जो है के प्लेस पे इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज करेंगे, इसी टेस्ट स्टैटिस्टिक का ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज होता है पी वैल्यू में। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी है? 9.8, है ना। और जैसे आपका होता है अंडर एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, पी वैल्यू का जो फॉर्मूला है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो एच नॉट जो है हमारे पास क्या है, एच नॉट ये है, तो ये म्यू यूज करना है। तो यहाँ से 9.8 माइनस 8.8 अपॉन एस, एस की वैल्यू यहाँ से एस स्क्वायर हमें दे रखा है, तो एस की वैल्यू 1.2 आ जाएगी अपॉन रूट एन, एन कितना है, एन हमारे पास 9 है, तो रूट एन कितना होगा 3, ये आ गया। अब व्हेन एच नॉट इज ट्रू मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये तो इसका क्रिटिकल रीजन था। सो यहाँ पे अंडर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, अंडर एच नॉट ट्रू होता है ना, डेफिनेशन देखोगे तो टेस्ट स्टैटिस्टिक मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यूज व्हेन एच नॉट इज ट्रू। अगर क्रिटिकल रीजन मोर देन है तो क्रिटिकल रीजन लेस देन होगा तो लेस देन आएगा, अगर मॉड है तो उसके हिसाब से आएगा।
व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो म्यू नॉट में म्यू इज इक्वल टू 8.8 था, इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया। अब क्वेश्चन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो इसका हमने क्लास में डिराइव किया होगा। ये जो क्वांटिटी है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाई रूट एन, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन T8 है, सो 9 है यहाँ पे, तो T हो गया प्रोबेबिलिटी T8 मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना होगा 3/1.2, तो इसका काम तो हो गया। सो प्रोबेबिलिटी T8 इज मोर देन, अब ये 30/12 हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा 2.5। तो ये आपके पास 2.5 है। एंड अब ये क्या देखना है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि 2.5 क्या होता है। तो मेनली अभी अगर मान लूँ मैं ऐसा कि फॉर एग्जांपल इसी को अगर हम कैरी करें, सो यहाँ से क्या होगा, इस क्वांटिटी को हम कैरी करते हैं, तो दिस प्रोबेबिलिटी इज T8 एक रैंडम वेरिएबल है, T8 इज अ रैंडम वेरिएबल, और ये जो 2.5 है, मान लो ये T8 कॉमा अल्फा है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, मान लो दिस नंबर इज T8 कॉमा अल्फा, तो T8 मोर देन T8 अल्फा, ये अल्फा होता है, ये क्लास में मैंने कई बार बताए हैं कि ये कोई नंबर है तो इसका आंसर अल्फा आएगा। अब क्वेश्चन है ये अल्फा क्या होगा, तो मैंने क्या किया है 2.5 की जगह ये नंबर यूज़ किया है, तो अल्फा कहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। कैसे गिवन होगा, T8 कॉमा अल्फा इज इक्वल टू 2.5। अब चेक करो वो अल्फा क्या है, वो क्वेश्चन में गिवन है, इसका फर्स्ट पेज पे जाओ, देखो क्या है अल्फा। तो प्रोबेबिलिटी T8 मोर देन, अब ये देखो 2.5 0.0185, हाँ 0.0185। तो तुम्हें डाउट कहाँ है, जब तुम्हें सब पता ही है तो कहाँ डाउट है इसमें। सर वो फर्स्ट पी वैल्यू के बाद वो समझ नहीं आ रहा था कि वैल्यू कैसे पुट करना, अब ओके। और ये सब क्लास में भी करवा चुका हूँ, ये नहीं कि पहली बार तुम देख रहे हो, तुम तो भाई एकलव्या बैच के बच्चे हो, एकलव्या बैच वाले में ये PYQ ऑलरेडी एक बार सिलेबस के साथ हो चुका है सारा, ये चीज़ें फिर भी दूसरी बार कह रहा हूँ कि ठीक है डाउट है तो पूछो, लेकिन ये थोड़ी कि वहाँ जाकर तुम नहीं देख सकते, अगर तुम्हें नहीं पता है फार्मूला क्या है कैसे है, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी एकलव्या बैच में हो चुका है लाइव क्लास में, जब हम पी वैल्यू जब मैंने पढ़ाया होगा तब ये सब भी कराए होंगे, पी वैल्यू जो भी क्वेश्चन हैं। तो अगर मान लो ये 0.0185 यही है, यस सर। तो आंसर इसका 0.0185 हो गया फिर अकॉर्डिंग टू नोटेशन। किसी को डाउट है पूछो इसमें, किसी को कंफ्यूजन कुछ है तो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 43 सो ये कह रहा है कि ए कोई 3x3 की रियल मैट्रिक्स इस तरीके से है कि डिटर्मिनेंट ए तो 6 है और एडजॉइंट ए दे रखा है, तो एडजॉइंट ए पता है डिटर्मिनेंट पता है, तो क्या हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1/6 इंटू 1 -1 2 5 7 1 -1 1 1, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या है, पहले इस वाले मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालो, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल लो, मतलब इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी उसने पूछा क्या है, तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, तो मान लो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू मतलब ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू आएगी मान लो λ1 λ2 λ3। अब आइगन वैल्यू तो निकालना आता होगा, कर पाओगे, यस सर। तो फिर कहाँ डाउट है। अगर ए इनवर्स, ये ए इनवर्स मैट्रिक्स है, एक काम करना इसका आइगन वैल्यू निकालना, मान लो इसका आइगन वैल्यू फॉर एग्जांपल आया μ1 μ2 μ3, तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें पता है ना कि ए की अगर मान लो इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू अभी के लिए मान लो μ1
μ2 μ3 आया फॉर एग्जाम्पल, तो इस वाले मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी μ1/6 μ2/6 μ3/6, जिसको मैं बोल रहा हूँ λ1 λ2 λ3। तो पहले इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालो, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से ये ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू μ1/6 μ2/6 μ3/6, तो उसका नाम मैंने λ1 λ2 λ3 रखा, मतलब ये हमारा λ1 है, दिस इज λ2, दिस इज λ3। अब अगर ए इनवर्स की आइगन वैल्यू आ गई तो ए की आइगन वैल्यू क्या होगी 1/λ1 1/λ2 1/λ3, तो मतलब इसी का रेसिप्रोकल, तो वो ये वही नंबर है जो वहाँ पे है 6/μ1 है ना, 6/μ2 6/μ3 ऐसे समझो। तो ये हो गया। अब ट्रेस निकालना है ए का, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो ट्रेस ऑफ ए क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इज 1/λ1 1/λ2 1/λ3, ये निकालो क्या आता है, यही आंसर है। तो इसके लिए आइगन वैल्यू तो तुम निकाल पाओगे, निकाल के देखो, और आइगन वैल्यू नहीं निकाल पाओ तो बताओ कि नहीं निकाल पाए, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। ये है 2022 में या 23 या 24 में जो भी जिनके डाउट्स बचे हुए हैं, जो आपने ट्राई किए हो, मैं फिर से कह रहा हूँ डाउट वही पूछेगा जो ट्राई करके आएगा। अगर हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो पूछो, और शर्माने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उसमें तुम्हें अगर सच में सीखना है तो पूछना पड़ेगा, पूछोगे सीखोगे ना, ये है। लेकिन ट्राई करके आओ तभी पूछना, जब ट्राई करना तब पूछना आराम से, ठीक है। सो 51 52 है ना। क्योंकि दूसरों का सॉल्यूशन देख के किसी को सॉल्यूशन करना नहीं आता, जब सॉल्यूशन करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि बीच के डिफिकल्टीज क्या है, उस प्रोसेस को तुम खुद फील करोगे, और तभी एग्जाम में कर भी पाओगे। घर पे तो देख देख के कर लोगे किसी का सॉल्यूशन देख के, एग्जाम में सॉल्यूशन स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर तुमने खुद से सॉल्व करने की हैबिट नहीं डाली तो एग्जाम में किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, तुम्हें यही समझ नहीं आएगा कहाँ से शुरू करे। तो ये है, तो जब शुरू ही नहीं होगा तो अंत कैसे होगा, ये है। तो आंसर कभी आएगा ही नहीं फिर तो। हाँ हाँ जी नवीन, कुछ पूछना है क्या? फिफ्टी वन 52 पहले देखते हैं ना, उसके बाद। तो 51 52 में क्या है, 51 जो है आपका, ये तो देखो इसमें सर इसमें डायरेक्ट वैल्यू x² के निकाल के fx में करके किए थे, थीटा से करके कर देंगे। हाँ ठीक है, जिनका डाउट उनका देखते हैं। हाँ जी भाई, किनका डाउट है ये? इसमें क्या बोला है कि हमारे पास fxy एक फंक्शन है और स्मॉल कैपिटल एम स्मॉल एम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, तो आपको बता रहा है ऑन द सर्कल दिस। तो ये कुछ वैसा कंडीशन है कि मैक्सिमाइज दिस अंडर दिस कंडीशन, मिनिमाइज दिस अंडर दिस कंडीशन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया ना, ये जो पॉइंट्स हैं ये सर्कल पे है जिसका रेडियस 7 है ना। तो ये जो पॉइंट्स है ये सर्कल के पॉइंट्स हैं, सरकमफ्रेंस पे, इनसाइड नहीं, सरकमफ्रेंस पे पॉइंट्स हैं। सर्कल के सरकमफ्रेंस का पॉइंट देखो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कौन कौन से पॉइंट है जहां पे वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी, दोनों चाहिए हमें। तो कोई दिक्कत नहीं, एक नया फंक्शन बना सकते हो ना। ये क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज fxy जो कि है x² - 12y सब्जेक्ट टू x² + y² इज 49। तो इसमें एक सिंपल तरीका ये होता है कि तुम यहां से x² की वैल्यू निकाल लो, तो x² की वैल्यू निकालोगे तो 49 - y², और इसको यहां पुट करो तो ये फंक्शन तुम्हारी बन जाएगी। इसका नाम अभी रख दिया मैंने, मान लो gy। तो x² की जगह रखो, x² की जगह 49 - y² है ना। सो आप यहां पुट कीजिए 49 - y² - 12y, ये हो जाएगा। और आगे आप g' निकाल लो, सो g' निकालोगे -2y - 12। अच्छा यहाँ ध्यान दो, जब तुमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट किए तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो y की वैल्यू जो है ना, ये तो सरकमफ्रेंस के पॉइंट्स है ना,
तो 8 तो कभी हो नहीं सकता y की वैल्यू। सर्कल के सरकमफ्रेंस पे y की वैल्यू कहाँ से गया, तो यहाँ से आ जाएगा, तो y की वैल्यू -7 और 7 के बीच में ही रहेगी, इससे आगे तो होना नहीं है। तो यहाँ पे है y जो है -7 और 7 के बीच में ही होना है, उसके बाहर नहीं जा सकता y -7 और 7 के बीच ही रहेगा, इसी बीच में होगा कोई पॉइंट लेंगे तो, मतलब वो y का कोऑर्डिनेट 0 से -7 से 7 में ही होगा, चाहे कहीं भी पॉइंट, यहाँ पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये है, अब इसको डिफरेंशिएट किया हमने, सो -2y -12, इसको 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू निकल के आएगी -6, यही है जी। और -6 इसमें बिलोंग करता है क्या, चेक कर लो, मैंने कैलकुलेशन सही किया ना। तो 49 - y², डिफरेंशिएट किया, 2y इज -12, y इज -6। अब ये जो पॉइंट है ये इसमें आना चाहिए, क्या -7 और 7 में है, यस इसमें है ना, तो ये बिलोंग करता है क्रिटिकल पॉइंट में, यस। सो दिस क्वेश्चन इज लाइक एब्सोलूट मैक्सिमा एब्सोलूट मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, है ना, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 12th क्लास में भी है, 11th 12th के एनसीईआरटी में भी है कि एब्सोलूट मैक्सिमा एब्सोलूट मिनिमा कैसे फाइंड करना है किसी वन वेरिएबल फंक्शन का व्हेन डोमेन इज अ क्लोज्ड इंटरवल। तो क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट शुड बी इन द डोमेन, एंड उसके बाद चूंकि यहाँ क्लोज्ड इंटरवल है तो मैक्सिमा मिनिमा में एग्जिस्ट एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, है ना। तो आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट एज वेल एज एंड पॉइंट को 1 by 1 फंक्शन में पुट कीजिए, जो लार्जेस्ट होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोलूट मैक्सिमा, जो स्मॉलेस्ट होगा वो ग्लोबल मिनिमा या एब्सोलूट मिनिमा होगा। तो अब एक काम करो, ये जो fxy था ना वही gy है, तो gy में रख दो ये पॉइंट, सो g ऑफ निकालो 7, g ऑफ निकालो -7 और g ऑफ निकालो -6। तो 7 -7 तो डोमेन का एंड पॉइंट है और -6 क्रिटिकल पॉइंट है। तो जब डोमेन क्लोज इंटरवल है तो मैक्सिमा मिनिमा मे बी ऑब्टेन्ड एट क्रिटिकल पॉइंट और ऑन द एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल और द डोमेन। बताओ इसकी वैल्यू निकाल के पुट करो यहाँ पे। -7 पे 84 आता है, -7 पे 84, हाँ, इधर और 7 पे -84, -84 -6 पे 85, +85, हाँ, चलो बढ़िया, तुमने कैलकुलेट कर रखा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो अब आपको देखना है कि इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, जो लार्जेस्ट है वो मैक्सिमम है, तो लार्जेस्ट 85 है, तो 85 इज द ग्लोबल मैक्सिमम एब्सोलूट मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन g, और g fxy की वैल्यू थी जो हमने ये पुट कर दिया था, fxy और g सेम ही फंक्शन है, तो मतलब इस फंक्शन में जो कैपिटल m हमें कह रहा है वो 85 है, स्मॉल m इज द मिनिमम वैल्यू। इन तीनों में देखो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो मिनिमम है, स्मॉलेस्ट कौन सा है -84, तो ये -84 हो गया। तो कैपिटल M का मॉड प्लस स्मॉल m का मॉड पूछ रहा है आपसे, है ना। देखो कैपिटल में स्मॉल m मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की है, तो बस हो गया जो भी आएगा, ये 169। सर ऐसे तो किए थे, एक होता है ना कि x बराबर 7 cos थीटा या फिर 7 sin थीटा करके करने से, एक क्वेश्चन 2021 में है इसी पे। हाँ जी, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है, मैं कई बार ये चीज़ रिपीट कर चुका हूँ कि एक क्वेश्चन 50 अलग अलग तरीके से होगा, लेकिन हमें ज़्यादा ज्ञानी बनने के बजाय कम से कम एक तरीका अच्छे से आना चाहिए, ये है। बाकी हो सकता है राइट अप्रोच पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन हमें है ना 4 तरीके से क्यों, मैं एक तरीके से सॉल्व कर दिया, बाकी तरीके से तुम कर लो अगर करना आता है तो, ये आंसर आना चाहिए, एक तरीका कम से कम ठीक से आने चाहिए, ये है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे तरीके से हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि मुझे वही आता हो जो तुम्हें आता हो, तुम्हें जो आता हो उससे करो, आंसर वही आएगा। 52 में क्या है भाई, तो तो ये क्वेश्चन जो है ये चेंज ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन है ना। सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ वेरिएबल है ना, तो क्या करेंगे, क्योंकि वैसे ऑर्डर चेंज करके भी आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो x प्लस वाई है ना, स्क्वायर में यहाँ y अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो वैसे इंटीग्रेट नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा चेंज ऑफ वेरिएबल लगा के। तो मान लो मैं अभी u वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूँ, किसको अज्यूम करना चाहोगे, x प्लस वाई को, v मान लेता हूँ जस्ट y को। सो दिस इंटीग्रेशन विल रिड्यूस टू
यू स्क्वायर ई की पावर 2v अपॉन यू, यही ना। सो ऐसा हो जाएगा। एंड अब आप जानते होंगे कि डी वाई डी एक्स कैसे चेंज होता है, मॉड ऑफ जैकोबियन डी यू डी वी, है ना। यही चीज वहां पे भी यूज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन टू वेरिएबल का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका रैंडम वेरिएबल में, यही तरीका वहां पे यूज होता है। सो यू स्क्वायर ई की पावर 2v अपॉन वाई इज वी, ठीक है ना। सो 2v अपॉन यू मॉड जे डी यू डी वी। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो उसके लिए पहले जैकोबियन निकालना पड़ेगा। जैकोबियन क्या होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो u माइनस वी, और y की वैल्यू निकाल लो, वो ऑलरेडी v है। जैकोबियन का जो फॉर्मूला है वो डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू भी। तो इसमें ये होता है कि एक बार x को डिफरेंशिएट करो u के रेस्पेक्ट में तो 1, x को v के रेस्पेक्ट में -1, y को u के रेस्पेक्ट में 0, v के रेस्पेक्ट में 1, तो जैकोबियन की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ तक तो ठीक है कि जैकोबियन की वैल्यू 1 आ गई। अब चैलेंज रहता है लिमिट निकालना, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे u पहले लिखने के बजाय v लिखना आसान रहेगा ना, क्योंकि पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना आसान है, v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना मुझे लगता है आसान है, तो पहले v लिखना सही रहेगा ना। तो v dv du है ना, तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि dv du लिखे या du dv लिखे, और दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा, बट आपको देखना है किस वे में इंटीग्रेशन इजी होगा। तो यहाँ ये डिसाइड करना है किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना इजी पड़ेगा। तो यहाँ u के रेस्पेक्ट में करोगे फिर प्रोडक्ट है, तो v के रेस्पेक्ट में एक बार ही आ रहा है, तो v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आसान रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डी यू डी वी यू राइट डी वी डी यू। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डी वी डी यू। सो ये डी वी डी यू, क्योंकि जैकोबियन तो 1 आ गया। अब रहता है यहाँ पे लिमिट निकालना कि व्हाट इज लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। सो लिमिट क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो y की वैल्यू है, इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है y इज बिटवीन 0 एंड 2 माइनस एक्स, ठीक है जी, और x इज बिटवीन 0 एंड 2, यही चीज़ है। तो या तो इसका ग्राफ बना सकते हो तुम, या है ना, कई सारे अप्रोच होते हैं। सो एक तो ये तरीका है यहाँ पे, है ना। एक तो तुम्हें अगर कुछ समझ ना आए तो एक्स वाई की वैल्यू रख दो। जैसे एग्जांपल के लिए y है 0 से 2 माइनस यू, तो तुम y की जगह y की वैल्यू रखो, या उसको अगर मैं एक लाइन में इसको मैं अगर x ऐड कर दूं इस इक्वेशन में तो क्या बनेगा, पहले इक्वेशन में x ऐड कर देता हूं तो x प्लस वाई इज मोर देन इक्वल टू x एंड 2 आ जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, तो x प्लस वाई यू है, तो u इज मोर देन इक्वल टू, और यहां पे व्हाट इज x, तो x की वैल्यू जो आई हुई है u माइनस वी, और ये लेस देन इक्वल टू 2 है अभी के लिए, यही ना। तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, इसका ग्राफ बना लो। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये पहले वाला जो था y बिटवीन 0 से 2 माइनस एक्स उसका हमने किया, एंड सिमिलरली x का है, तो x तो u माइनस वी है 0 से 2, लेकिन उसको रहने दो अभी, पहला वाला इजी आएगा। नहीं तो तुम दूसरा तरीका जानते होगे ग्राफ बना के, है ना, तो उससे आ जाता है। तो एक तो ये कर्व बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर अब शिफ्ट हो जाएगा। नहीं तो एक्स वाई में पहले ग्राफ बनाते, तो एक्स वाई में ग्राफ क्या है, देखो एक्स और वाई में क्या है ग्राफ, तो एक्स वाई में था y बिटवीन 0 एंड 2 माइनस एक्स, तो एक कर्व होगा 0 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सेस, सो y इज इक्वल टू 0 ये x एक्सेस, y बराबर 2 माइनस एक्स मतलब x प्लस वाई इज 2, तो x प्लस वाई इज 2, ये आ जाएगा, ऐसा है। तो x प्लस वाई 2 है, एंड तो y इज बिटवीन 0 टू 2 माइनस एक्स, वाई इज बिटवीन दिस, x इज बिटवीन 0 एंड 2, तो ये आपका एक्चुअल रीजन है इंटीग्रेशन इन एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई इंटीग्रेशन में ये रीजन है, ठीक है। गलत हाँ u माइनस भी नीचे से पास करेंगे ना। नहीं नहीं, अभी मैंने एक्स वाई में ग्राफ बनाया, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ इसका, ठीक है ना। ये क्या एक्सेस लिखा है मैंने, एक्स और वाई, अभी यूवी में ग्राफ नहीं बनाया हमने। सो ये एक्स वाई का ग्राफ है, ठीक है। सो एक्स बिटवीन 0 एंड 2, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे 2 है, ये एक्स वाई का ग्राफ है। मैं बोल रहा हूँ अब मैं यूवी का ग्राफ बनाता हूँ। सो या इधर बनाता हूँ, देखो तो हमें क्या करना, अब
u और v में अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। सो uv में ग्राफ एक तरीका ये होता है कि तुम इसके कॉर्नर के अलोंग देख लो क्या हो रहा है। तो ये y एक्सिस x बराबर 0, दिस इज x इज इक्वल टू नहीं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इधर y 0 है, इधर x इज इक्वल टू 0, इधर x प्लस वाई 2। तो एक तरीका ये होता है कि इसके जितने भी बाउंड्रीज हैं इस एक्स वाई प्लेन में, उस बाउंड्री के अलोंग uv की वैल्यू निकाल लो। तो एक ये भी तरीका है यहाँ से, और दूसरा तरीका होता है कि डायरेक्टली वहां से ग्राफ बना लो, तभी वो मिल जाएगा तुम्हें। तो यहां से अगर ग्राफ बनाओगे, दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो क्या होगा, u माइनस वी इज u, मतलब u प्लस वी इज मोर देन इक्वल टू, अच्छा उसको कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगी, v इज मोर देन इक्वल टू 0, u इज लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा हो जाएगा। नहीं तो देखो है ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो अलग अलग करके, तो यहाँ से आएगा u माइनस वी लेस देन इक्वल टू u कैंसिल कर लो तो v इधर आ जाएगा v मोर देन इक्वल टू 0, एंड यहाँ से आ जाएगा u लेस देन इक्वल टू 2। तो ये कुछ वैसा रीजन बन के आ गया कि v मोर देन इक्वल टू 0, u लेस देन इक्वल टू, मतलब दो पार्ट में, एक पार्ट ये दूसरा पार्ट ये, इस तरह से वैसे है। नहीं तो यहाँ से ग्राफ बनाओगे, ध्यान से देखो क्या होगा, जैसे y बराबर 0 रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो y को क्या रखते हैं 0, तो y को जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, u की वैल्यू x आएगी और v की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। सो v इज इक्वल टू 0 मतलब u एक्सिस हो जाएगा, एंड u की वैल्यू x आ जाएगी, और x क्या था 0 से 2 में, तो u की वैल्यू 0 से 2 में होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एक जो बाउंड्रीज हैं उसके अलॉन्ग u v की वैल्यू निकाल, मैं लिख देता हूँ। जैसे y बराबर 0 है तो u क्या होगा और v क्या होगा ये देख लो, ये तुम्हें देखना है कि जब y 0 है x एक्सिस के अलॉन्ग तो u क्या हो रहा है, u तो x के इक्वल है और v 0 के इक्वल है, यही ना। जब x 0 है तो क्या होगा, जब x 0 है तो यहां से क्या आना है, अच्छा यहाँ पे पुट करते हैं ना x की वैल्यू, तो वो भी पुट कर सकते हो। x की वैल्यू क्या था यहाँ पे, अभी एक ही पार्ट मैंने लिखा ना पहला वाला, दूसरा पार्ट यहाँ से लिख सकते हो तुम, तो भी लिखता हूँ देखो। सो मतलब दो अलग अलग तरीका, ये अप्रोच अलग है, मैं ये नहीं यूज़ कर रहा हूँ अभी। अभी मैंने ये हाफ छोड़ दिया है, अगर इसको कंटिन्यू करोगे तो इसका दूसरा पार्ट भी यूज़ करना पड़ेगा। मतलब यू भी की लिमिट निकालने के दो तरीके हैं, एक तरीका है कि तुम मैथमेटिकली कर लो बिना ग्राफ बनाए, दूसरा ग्राफ बना के। तो ये मैंने पूरा कंटिन्यू नहीं किया, एक पार्ट ही किया। अगर दूसरा पार्ट करता है इसका, दो कंडीशन है वहाँ पे ना कि y बिटवीन 0 to 2 माइनस एक्स और x बिटवीन 0 से 2, लेकिन ग्राफ बना के इजीली दिखता है, वैसे कई बार गलती हो सकती है थ्योरेटिकली। तो अगर मैं वैसे कंटिन्यू करता, मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ, ये तरीका अलग है और ये वाला तरीका अलग है ना, दोनों मिक्स हो गया, आधा ये हो रहा है। तो x बिटवीन 0 and 2, x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू कहाँ, u माइनस वी, तो u माइनस वी, एक्स इज u माइनस वी, एंड दिस बिटवीन 0 and 2। तो यहाँ से तुम चाहो तो v को हटा भी सकते हो, तो u बिटवीन 0 to 2 प्लस वी, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। लेकिन देखना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, वो तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो अभी के लिए चलो मैं दूसरा तरीका से देखता हूँ। एक तरीका ये आ गया रेंज कि v मोर देन इक्वल टू 0, u लेस देन इक्वल टू 2, और उधर बोल रहा है कि u जो है मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस वी। तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना के देखो क्या बनता है। दूसरा अप्रोच है कि इसके बाउंड्री के अलॉन्ग हम देखते हैं क्या हो रहा है ना। ये थोड़ा मुश्किल पार्ट है, ये जो u का लिमिट डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, तो इसको तुम्हें केयरफुली करना पड़ेगा। सो एक्स इज 0 के अलॉन्ग में अगर u की वैल्यू निकालूं, रुक जाओ, x इज इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी y, सो u इज इक्वल टू y एंड v इज ऑल्सो y, राइट। तो यहां से ये समझ आया u इज इक्वल टू v आ गया, तो यहां पे क्या आ गया आपके पास, u इज इक्वल टू v, है ना। इस कंडीशन में क्या समझ आया कि एक कर्व है u इज इक्वल टू v। इधर से ये समझ आया था u 0 से 2 में होगा क्योंकि x 0 से 2 में था, और v बराबर 0 मतलब u एक्सिस। तीसरा केस क्या है कि x प्लस वाई 2 है, तो जब x प्लस वाई की वैल्यू 2, मैं इस एक्स वाई का जो ग्राफ है, जो लिमिट है एक्स वाई की इस इंटीग्रल में, इसका हमने ग्राफ बनाए। अब उसके अलॉन्ग में ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हूँ यू वी एक्सिस में, तो यू वी एक्सिस का ग्राफ बनाऊंगा, उससे पहले मैं आइडिया ले रहा हूँ ग्राफ कैसा बनेगा। तो x प्लस वाई को 2 रखा, अब x प्लस वाई को जब 2 रखा तो u की वैल्यू तो आ जाएगी 2, तो यहां से एक कर्व मिला u इज इक्वल टू 2। आगे कुछ मिल रहा है, और v तो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा ना क्योंकि x प्लस वाई 2 है, तो v की वैल्यू यहां से अगर निकालोगे तो वैसे क्या ही है ना, तो एक u v बराबर y है और y की वैल्यू यहाँ से क्या 2 माइनस एक्स आएगा, तो कुछ नया नहीं मिलेगा आपको यहाँ से। 2 माइनस एक्स, एक्स को 0 से 2 में है तो ये भी 0 से 2 में ही रहेगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आ रहा है कि u की वैल्यू 0 से 2 में होगी, v इज इक्वल टू 0 मतलब u एक्सिस है, तो ये u एक्सिस v इज इक्वल टू 0 है, u इज इक्वल टू v ये लाइन है,
ठीक है ना, u इज इक्वल टू वी, ये लाइन है, और ये है ना, ये लाइन था हमारे पास v इज इक्वल टू 0, स्पेशली इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। u यहाँ से u y था, v y था, तो जब x इज इक्वल टू 0 है, u भी इक्वल है, तो इसका ग्राफ हुआ u इज इक्वल टू v। तीसरा केस क्या है, u इज इक्वल टू 2, और यहाँ v 2 माइनस एक्स आया, ये जो आया था ना 2 माइनस एक्स, तो x 0 से 2 में है, तो इसका मतलब v भी 0 से 2 में होगा एक्चुअली। तो u इज इक्वल टू 2 अगर आप बना लो, तो u इज इक्वल टू 2 अगर आप क्या होगा, यही ना, मान लो 2 यहाँ पे, लेट से यहाँ पे 2 है u की वैल्यू, सो दिस लाइन इज u इज इक्वल टू 2। अब देखो इससे क्या रीजन बाउंड हुआ, वो आपका u भी में लिमिट आएगी, सो दिस इज अ लिमिट इन u भी, चेक करो। तो ये था u इज इक्वल टू v, ये v इज 0, ये u इज इक्वल टू 2। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ इंटीग्रेशन लो, तो एक तरीका, वहां से क्या आया था देखो, वहां u 0 से 2 में है, और उसके अकॉर्डिंग देख लो, यहाँ से एक करवाया था, इसको अगर सिंप्लीफाई करते, अच्छा यहाँ मैंने लिखने में गलती किया ना, ये v आता ना, u बराबर v से 2 प्लस v, तो 2 प्लस v बाद गायब हो जाए, क्योंकि u लेस देन इक्वल टू 2 यहाँ बता रखा है ना। अब यहाँ है u, एक तरीके से यहाँ से मैंने ग्राफ बना दिया, यही मैं वेरीफाई कर रहा हूँ उससे कि क्या सेम वहाँ बता रहा है। तो यहाँ कह रहा था u लेस देन इक्वल टू 2 है, ये कह रहा है u लेस देन इक्वल टू 2 प्लस v है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा उस दोनों का, कि u लेस देन इक्वल टू, u लेस देन इक्वल टू 2 प्लस v, इंटरसेक्शन होगा जब लेस देन में तो मिनिमम वाला, तो यहाँ आएगा u लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, और v मोर देन इक्वल टू 0, तो v मोर देन इक्वल टू 0, u लेस देन इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे है u इज इक्वल टू v का ग्राफ बनाओगे तो u मोर देन इक्वल टू v, u मोर देन इक्वल टू v, तो वहाँ से भी सेम ही रीजन आ रहा है अगर तुम सही से देख पाओ तो एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये है, तो वहाँ से भी रीजन वही आ रहा है, देखो ये है u इज इक्वल टू v, तो इधर रीजन है u मोर देन v, u लेस देन इक्वल टू 2, u लेस देन इक्वल टू 2 प्लस v, तो v तो पॉजिटिव नंबर होगा, तो 2 और 2 प्लस v का मिनिमम 2 आएगा, तो इसका मतलब है कि u इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये लाइन था u इज इक्वल टू 2, तो इससे लेस। तीसरा v मोर देन इक्वल टू 0, ये है, ठीक है, तो इस तरह से आपके पास यही रीजन बन के आया। तो जब रेड कलर से मैंने ग्राफ बनाए थे इसका, इसके अलोंग बनाए थे, अभी मैं इसी को ब्लैक कलर सेट कर रहा हूं, ये मैं उसके अलोंग बनाया था। ये दोनों तरीका नहीं लगाना, कोई एक तरीके से करोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे सो दैट आपका दिमाग उस तरीके से ट्रेन हो सके। ये चीज़ें हैं, हाँ, दोनों तरीके से आंसर वही आएगा तो उसके लिए थोड़े प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको। ये तो PYQ के कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। तो अब इसके अलोंग लिमिट ले लो भाई, यहाँ पे लिमिट क्या लो देखो, तो v पहले मैंने लिखा है ना, तो जब मैं v पहले लिखा हूँ तो ये u भी में ग्राफ आ गया, u और v में ग्राफ आ गया। तो अगर मैंने v पहले लिखा है तो मैं v के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये तो u है, v के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो v बराबर 0 से v बराबर u, सो v इज इक्वल टू 0 टू u, एंड u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो प्रोजेक्शन लोगे u एक्सिस पे 0 से 2। सॉल्व करके देखो भाई क्या आंसर आता है, सॉल्व करके बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 12.8 1.8 12 नहीं समझ नहीं आया, 12.8 कोई साफ लैंग्वेज में बोलो भाई, ये मतलब साउंड यहाँ ज़्यादा है क्या, चैट में लिखो। 12.8 बोल रहे हैं। 12.8, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ 12.8, ओके ओके, तो ठीक है। देख लो, जिनको अगर डाउट है पूछो, क्वेश्चन पूछो। इसमें दो तरीके हैं, मतलब या तो ये तरीका लगाओ या ये ग्राफ वाला तरीका लगाओ, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये था 52 और 51 हो गया ना। 2022 में और किसी का डाउट बचा है? क्वेश्चन 37 का सी पार्ट और क्वेश्चन 31। तुम लोग पहले सोए हुए थे? 37 एंड 31 तो पिछले 3 क्लास ही डिस्कशन हो रहा है ना। सर 2023 का, 2022 का नहीं। अच्छा 23 का, ओके। सो 23 लिखा है, अच्छा अच्छा, हाँ मैं 22, तो पहले आपने 22 बाद में 23, ठीक है ओके। हाँ जी 58। सो इसमें क्या हुआ, ये भी क्लास में करा रखा। तुम लोग क्या क्लास में सो रहे होते हो जो रेगुलर बच्चे हैं? तो उसको रिवाइज करो ना, इसलिए कहता हूँ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और जैसे यकीन मानो, ऐसे मैंने अभी सॉल्व कर भी दिया ना, तुमसे पहले सॉल्व नहीं हुआ, उसके बाद भी तुमसे सॉल्व नहीं होगा अनटिल यू सॉल्व इट योरसेल्फ। खुद से सॉल्व ना करो। कई लोगों को गलत फहमी रहता है कि सर ने सॉल्व कर दिया तो मेरा भी हो गया।
लेकिन 2 दिन बाद यही क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर से सॉल्व नहीं होगा तुमसे। तो सॉल्यूशन देखने का मतलब थोड़ी कि तुम्हें आ गया, मैं कह रहा हूँ सॉल्व करके देखो खुद से और लॉजिकली हर स्टेप में आगे बढ़ो। अगर तुम्हें हर स्टेप का क्लियर है लॉजिक्स कि क्यों ऐसा हो रहा है तो देन हो गया। तो वही है, अभी तुम नहीं कर पा रहे हो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें प्रॉब्लम है किसी न किसी स्टेप में, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इसमें हमारे पास ऑर्डर स्टैटिस्टिक है बेस्ड ऑन द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5 फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दिस। अब यहाँ पे क्या है कि देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर फॉर विच ई एक्स आर इज फाइनाइट। तो यहाँ से क्या करना है, सिंपली हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर निकालना है। तो ई एक्स आर का फॉर्मूला क्या होता है जी, एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्स इंटू डी एक्स, और जो सपोर्ट पॉपुलेशन का है वही सपोर्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का होता है, तो 1 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पी डी एफ आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का यूज करना है क्योंकि यहाँ आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन चाहिए मुझे। तो आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, उसको पुट करो और इसको सिंप्लीफाई करो। तो जब पुट करोगे तो तुम्हें उसमें सीडीएफ की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में, है ना। तो जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं पता, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हमें खुद ही रियलाइज होता है कि क्या है ना, क्या आता है क्या नहीं आता है, जो नहीं आता उस पर काम करो, ये चीज़ें हैं, तो उससे रियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सीडीएफ निकालेंगे क्या 1 माइनस 1/x आएगा। अब यहाँ से जब हम आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के पीडीएफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, सो ये 1 से इन्फिनिटी x, यहाँ n की वैल्यू कितना है 5, तो n 5 है, सो 5 फैक्टोरियल क्या होता है r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस r। जस्ट आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के पीडीएफ का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में भी जरूरत पड़ेगी। आर फैक्टोरियल सो यहाँ से 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ आता है सी डी एफ ऑफ एक्स, है ना, तो सी डी एफ जो है इसका 1 माइनस 1/x। मैं डायरेक्टली आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के पीडीएफ का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो सी डी एफ ऑफ एक्स इसकी पावर r माइनस 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स, तो जो कि होगा 1/x, इसकी पावर आता है 5 माइनस r इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स जो कि है 1/x² dx। अब बस तुम्हें इतना ही चेक करना है कि ये इंटीग्रल r के किस किस वैल्यू के लिए फाइनाइट आएगी। तो r के जिन वैल्यूज के लिए फाइनाइट आएगी वो आपको ऐड करना है। यही कह रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r फॉर विच ई एक्स आर इज फाइनाइट। तो अब बस ये देखना है कि ये इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट r के किस वैल्यूज के लिए आएगी। तो तुम r की पॉसिबिलिटी 1 से 5 तक है, तो वैसे लेंदी हो जाएगा, एक बार 1 रखोगे 2 रखोगे 3 रखोगे, तो इस वजह जनरल सॉल्व कर लो, आगे जाके कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाएगा। सिर्फ 5 पे नहीं है, बाकी सब पे है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लो कुछ सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हो, ये जो कांस्टेंट है दैट यू कैन टेक आउट। तो ये जो कांस्टेंट इसको बाहर निकालोगे 5 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल। अब ये है इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो ये 1/x² है, यहाँ 1/x की पावर 5 माइनस r है। तो एक काम करते हैं, अभी 1/x को ना t मान लो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इंटीग्रेशन को। तो अगर मैं 1/x को यहाँ पे t ले लूँ, मैं इस इंटीग्रेशन को चेंज ऑफ वेरिएबल लगा रहा हूँ ना, सब्सटीट्यूशन मेथड। तो 1/x को मैंने t नाम दे दिया, तो dt हो जाएगा माइनस 1/x² dx, है ना। t इज 1/x and dt is minus 1/x²। Now पुट करो, तो एक काम करते हैं इसको ना, ये तो माइनस dt बन जाएगा, सो दैट विल बी माइनस dt, और यहाँ रखोगे t। एक काम करो, इस x को इसके साथ बैलेंस कर लो, तो क्या होगा, वो x जब यहाँ कैंसिल होगा, एक x इससे बाहर कर दो, तो ये 5 माइनस r तो 4 माइनस r हो जाएगा, और एक 1/x इसमें से एक 1/x उस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/x इंटू 1/x की पावर 4 माइनस r, इस वाले चीज़ को। तो ये जो 1/x, ये x और वो वाला x बाहर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये मेरे पास बचेगा 4 माइनस r, ठीक है ना। सो इसको मैं लिखता हूँ, तो यहाँ होगा 1 माइनस t, ये 1 माइनस t, ये तो बाहर आ चुका है, वो x को यहाँ बैलेंस कर देंगे,
आर माइनस वन, और यहाँ 1/x 5 माइनस आर, एक एक्स कैंसिल कर दिया, तो टी है ना, या समझो ये टी की पावर दिस और ये 1/t है ना, तो टी की पावर 5 माइनस आर और यहाँ 1/t होगा, तो एक पावर कम हो जाएगा, तो टी की पावर 4 माइनस आर, यही बनेगा रिड्यूस होके। अब लिमिट चेंज करना होगा ना, तो ये तो लिमिट x का था, x की लिमिट है 1 टू इन्फिनिटी, तो जब यहाँ x को 1 रखेंगे 1 ही होगा, और जब x को इन्फिनिटी रखेंगे 0 हो जाएगी, तो ये अभी रहेगी 1 से 0। अब ये माइनस क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा इसको इंटरचेंज करने में ना, तो नेगेटिव से क्या होता है, लिमिट इंटरचेंज हो जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो इस माइनस को अगर प्लस कर दोगे तो ये 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये सिर्फ dt बन गया, ये माइनस ने लिमिट को इंटरचेंज कर दिया। अब इसको देखो, ये कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में आ गया ना, 0 से 1, 1 माइनस टी की पावर आर माइनस वन है ना, बीटा में बन गया। तो ये कहीं ना कहीं आप इसको देखोगे तो ये जो इंटीग्रल है, ये तो बाहर एक नंबर है, रहने दो, बस ये देखना है कि ये कब एग्जिस्ट करती है। तो ये जो इंटीग्रल है बीटा में क्या बनेगी, बीटा का पैरामीटर क्या है, तो ये होता है एक्स टी की पावर अल्फा माइनस वन, और 1 माइनस टी की पावर बीटा माइनस वन, तो अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू 4 माइनस आर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, नहीं यहाँ पे पहले लिखना है भाई। सो वही बात है, हालांकि सिमेट्रिक होता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वैसे हाँ सिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 माइनस आर कॉमा आर या आर कॉमा 5 माइनस आर, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक, बीटा जो इंटीग्रल है या फंक्शन है वो सिमेट्रिक है। सो है ना, आर कॉमा यही चीज़ सेम ही है, अगर कोई लिखता है आर कॉमा 5 माइनस आर स्टिल इट इज सेम, नो प्रॉब्लम। तो अब आपको पता है ये कब फाइनाइट आती है, ये नंबर तो फाइनाइट होगी, कोई भी 0 से 5 में नंबर रखोगे तो फाइनाइट ही होगी, बस आपको ये समझना है कि ये बीटा इंटीग्रल या बीटा फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट कब आती है, जब दोनों ग्रेटर देन 0, बोथ कोएफिशिएंट बोथ पैरामीटर शुड बी मोर देन 0, तभी जाके फाइनाइट आएगी। सो दिस इज फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस। ये जो बीटा इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल जो कि बीटा इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू फाइनाइट तभी आएगी इफ एंड ओनली इफ बोथ पैरामीटर आर पॉजिटिव। सो दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो यहां से देखो आर पे क्या रेस्ट्रिक्शन आता है, तो यहां से आएगा आर मोर देन 0 स्ट्रिक्टली लेस देन 5। अब देखो इस इंटरवल में कौन कौन सी वैल्यूज है जो फिट बैठती है, सो ठीक है ना, so this integral exists if and only if this happens, तो this integral is finite। तो यहां से ये समझ आया कि ये जो है ना, ये जो e of x r है, this is finite if and only if r lies between 0 and 5। तो यहाँ 1 से 4 तक आएगा, तो 1 से 4 तक का सम कर लो, 1 2 3 4 को ऐड कर लो चारों को, 10, ठीक है, तो 10 इज आंसर, सिंपल। ओके जी, तो 2022 में कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 2023-24 में जिन लोगों का बचा हुआ क्वेश्चन है ना, तो 2024 से हमने स्टार्ट किया था, 24 23 22, और मैं फिर से कह रहा हूं जिन लोगों ने अभी तक सॉल्व नहीं किए, एग्जाम से पहले कम से कम 4-5 बार ईच पेपर ईयर वाइज ढंग से सॉल्व कर लो, स्पेशली जो मुश्किल लगते हैं पहली बार में तुम्हें। देखो जो पहली बार में ही हो गया वो हर बार हो जाएगा, और जो पहली बार में नहीं हुआ ज़्यादातर चांस है हर बार नहीं होगा, ये चीज़ें हैं। उसकी वजह यह है कि तुम्हारा दिमाग उस लेवल पर ट्रेंड नहीं है, तो उस लेवल पर ट्रेंड तब होगा तुम्हारा दिमाग जब तुम उस लेवल के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा दिमाग में उस तरह का पैटर्न या उस तरह का एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, इससे क्वेश्चन में ऐसे अप्रोच लगाने हैं। तो जो क्वेश्चन अक्सर ऐसा होता है, पहली बार में जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ दूसरी तीसरी बार में लगभग दिक्कत ही होगी, लेकिन तुम जब उस तरह क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर लोगे तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा यहाँ पे ये अप्रोच लगाना है। तो एग्जाम में अगर उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू ऑलरेडी नो द वे, ये चीज़ है। तो स्पेशली सॉल्व इसलिए करो, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उन क्वेश्चन को फ्रीक्वेंटली कुछ टाइम बाद सॉल्व करते रहो, सो दैट उस तरह क्वेश्चन का अप्रोच तुम्हें समझ आ जाए कि क्या अप्रोच लगाने हैं।
सो 23 में क्या है कि क्वेश्चन 37 का पार्ट सी, सो यहाँ पे जो है हमारे पास है ना, तो यहाँ पे थ्योरम था, तो मुझे लगता है मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो थ्योरम हमने लिखा था कि जैसे यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई जो है नॉर्मल 0 1 है, आईआईडी नॉर्मल 0 1 है, ठीक है, एंड यू इज एक्स अपॉन वाई, तो u इज x अपॉन वाई, यही है। तो u जो है x अपॉन वाई है, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ रिजल्ट, ऐसे तो याद है लेकिन नहीं वो तो कॉची होगा, लेकिन उसमें एक्सपेक्टेशन का क्या सीन है। एक्सपेक्टेशन -1 से 1 के बीच में रहता है तब एग्जिस्ट करता है। मॉड के साथ है यहाँ पे, कन्वर्जेस फॉर अल्फा लेस देन 1, डाइवर्जेस फॉर अल्फा मोर देन 1, मॉड के साथ है ये, ठीक है ना। तो एक्स कॉची रैंडम वेरिएबल है, तो मोमेंट और ऑर्डर लेस देन 1 एग्जिस्ट, बट मोमेंट ऑफ ऑर्डर मोर देन इक्वल टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स। तो वही रेसिप्रोकल भी स्टैंडर्ड कॉची होता है। तो मेनली ये कहता है कि ठीक है ना, तो मेनली है ना ई ऑफ मॉड एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ई एक्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है, तो मेनली जो इसने प्रूव किया है ना, इसको प्रूव किया है कि जो एक्स अपॉन वाई मान लो u है, सो दैट यू नो दिस इज कॉची 0 1, है ना, u जो यहाँ लिखा हुआ है हमने, तो u इज कॉची 0 1। फिर क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड u की पावर अल्फा एग्जिस्ट फॉर ऑल अल्फा मोर देन 1, नहीं लेस देन 1। तो लेस देन 1 -1 में जनरली जो मोमेंट की बात होती है ना, वो पॉजिटिव मोमेंट की जनरली हम बात करते हैं, नेगेटिव मोमेंट की बात करते नहीं, इसीलिए। और हालांकि यहाँ पे है कि 1 अपॉन यू जो होगा या y अपॉन एक्स है, वो भी कॉची 0 1 ही होगा। तो इसीलिए क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ही है, तो 1 अपॉन यू की पावर अल्फा भी है ना, अगर जैसे लिखूँ मैं, तो उसी लॉजिक से 1 अपॉन यू की पावर दिस एग्जिस्ट फॉर ऑल अल्फा लेस देन 1। तो जनरली यहाँ पे जो मोमेंट की हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव बात करते हैं, इसी को इंक्लूड करोगे तो -1 से 1 में आ जाएगी। इन्हीं दोनों अगर पॉइंट को तुम इंक्लूड कर लो तो -1 से 1 में नहीं आ जाएगी, ये चीज़ है यहाँ, क्योंकि ये क्या होगा, u की पावर मॉड u की पावर माइनस अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा है ना, तो ये दोनों पॉइंट है, तो सिंपल है, क्योंकि u और 1/u आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि 1/u का डिस्ट्रीब्यूशन भी यही तो 1/u है, 1/u इज y/x विच इज ऑल्सो कॉची 0 1। एनीवे अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, थर्ड पॉइंट पे सीधा। तो ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ TZ डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल t नेगेटिव, ये नेगेटिव t के लिए बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव t, है ना, ये बस बात कर रहा है कि यहाँ पे जब t नेगेटिव है, -∞ से 0 की बात कर रहा है, ठीक है। जबकि आप जानते हो यहाँ पे MGF एग्जिस्ट नहीं करेगी t पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट करेगी, तो ये गलत कह रहा है ना, t नेगेटिव के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। उसकी वजह क्या है, अगर हम फाइंड करें e की पावर TZ, सो e की पावर TZ इनटू PDF ऑफ z, है ना, और z क्या है, मॉड u। अच्छा, जो z का PDF आएगा, तो यहाँ पे अगर इसी में मैं अगर कंटिन्यू करता, सो u का PDF क्या है, u का PDF है 1/π 1 + u², राइट।
और जो z का पीडीएफ होगा, मान लो z में ले, z क्या है यहाँ मॉड u, सो ये कितना आएगा 2 टाइम, फोल्डर कॉस्ट सो ये आ जाएगा 2/पाई प्लस 1 प्लस यू स्क्वायर, यू मोर देन मतलब z है ना, z स्क्वायर z मोर देन 0, ये बनेगा, तुम डिराइव कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन से। सो 1 प्लस जेड स्क्वायर z मोर देन 0, ये z का पीडीएफ होगा। अब इसका निकालो mgf क्या होगा, तो हो गया क्या, इंटीग्रल ये कन्वर्ज करेगी, यहाँ पे तुम लिखोगे तो z का जो वैल्यू है 0 से इन्फिनिटी, और इसका पीडीएफ है 2/पाई 1 प्लस जेड स्क्वायर dz। अब बस ये देखना ये इंटीग्रल कब कन्वर्ज करेगी, z तो पॉजिटिव है, z इज पॉजिटिव एंड t इज नेगेटिव, यहां हमें बता रखा है t इज नेगेटिव, सो z पॉजिटिव है t नेगेटिव है, सो व्हाट कैन यू से अबाउट tz, तभी कन्वर्ट करेंगे जब माइनस में होगा पावर उसका। सो ये है z 0 से इन्फिनिटी में है और t जो है आपका, सो tz का रेंज क्या होगा जी, 0 से माइनस इन्फिनिटी। तो z तो हमेशा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 ही रहेगा। नेगेटिव में पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव में नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये चीज़ है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब व्हाट कैन यू से अबाउट e की पावर tz, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सपोनेंस, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो ये 0 to 1 हो गई, सो e की पावर tz इंटू 2/पाई 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा, ये तो 0 हो जाएगा लेफ्ट में, है ना, ये हो गया 0, और ये आ जाएगा 2/पाई 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है जी, यही होगा। लगाओ इंटीग्रेशन दोनों तरफ, तो इंटीग्रेटिंग ऑल साइड्स, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे, सो इंटीग्रेशन लगाओगे तो e की पावर tz का एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो और इसको इंटीग्रेट करो, तो इसका 1 आएगा, लो जी। सो दिस एग्जिस्ट फॉर ऑल t बिटवीन, फॉर ऑल t इज लेस देन 0, तो ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि t लेस देन 0 है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि e की पावर tz का जो एक्सपेक्टेशन है वो फाइनाइट आएगी, क्योंकि बाउंडेड है दोनों तरफ से, तो फाइनाइट ही होगी। अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों पता है हमें, अपर बाउंड 1 है, लोअर बाउंड 0 है, सो कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये गलत कह रहा है, इट विल एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट तब होता जब t मोर देन 0 होता, तो t मोर देन 0 में यहाँ इन्फिनिटी आ जाता, यहाँ इन्फिनिटी आ जाती, यहाँ इन्फिनिटी आ जाती, तो उससे कोई गारंटी नहीं मिलता कि, तो वो अनबाउंडेड आ जाती। सो इस केस में ये फाइनाइट है। तो ये 37 नंबर क्वेश्चन का सी पार्ट ऑफ 2023 पेपर। ओके जी, सो 31 क्या है इसमें, ये तो मैंने क्लास में कराए भाई, तुम जाके देखो, तुम लोग वो लोग हो जो, एक तो मुझे इसलिए गुस्सा आ जाता है, ये हमने उस दिन डिस्कस किया है, तो इसलिए रिकॉर्डिंग देखा करो। अगर आप नहीं देखते हो, एक तो लाइव नहीं आते होगे, और लाइव नहीं आते हो तो रिकॉर्डिंग देख के डाउट पूछा करो। ये अभी हमने जब डिस्कशन किया है तो हमने कराए हैं, तो जाके आप रिकॉर्डिंग देखो, उसमें देखो करो। अब 4 बार थोड़ी सॉल्व कराऊंगा। अभी 2023 का जब डिस्कशन करा रहे थे 2 क्लास पहले, तो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करवाया है, तो आप जाके वहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग एंड देन यू वॉच। एक तो लाइव नहीं आते हो, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते हो, एक ही क्वेश्चन 4 बार पूछोगे, ठीक है ना। तो 2024 के क्वेश्चन हमने करा रखे हैं ऑलमोस्ट सारे, 2023 के भी सारे कराए हैं, उसमें ये भी कराया हमने। तो जब लाइव नहीं करते हो, रिकॉर्डिंग देख के फिर डाउट पूछो, यानी कि एक ही क्वेश्चन 50 बार पूछो, 50 अलग बच्चा पूछेगा, इतना वेला नहीं हूं मैं, है ना। सो ये चीज़ है, जब क्लास हो रही तो रेगुलर अटेंड करो, कंसिस्टेंटली अटेंड करो, तो पता रहेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और नहीं अटेंड कर पाते हो तो पहले देखो वीडियो कि जो 2024 का डिस्कशन कराया उसमें वो क्वेश्चन कराएं कि नहीं कराएं, 2023 का डिस्कशन कराया उसमें ये क्वेश्चन कराए कि नहीं कराए, फिर डाउट पूछो, ठीक है। तो इसको देख के आओ, वीडियो में देखो, हमने सॉल्व करा रखे। और किसी का बचा है कुछ,
इसलिए जो सॉल्व करके आओ डाउट पूछो, जो रह जाता है सर। वो पूछो। हाँ तो 22, 23, 24 में कोई क्वेश्चन बचा है तो बताओ। सर मुझे एक बात पूछनी थी, वो एमएससी के स्टैटिस्टिक्स के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा बता सकते तो अच्छा होता।